मंत्रा और मार्केट्स में रफ्तार बनी हुई है, लेकिन इस हफ्ते के खिलाड़ियों का अपडेट जो है वहां पर भी जबरदस्त रफ्तार बनी हुई है। तो रूपक डे करीब 23-24% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ सोफा लीड कर रहे हैं। प्रशांत भी लेकिन कम नहीं है, नेक टू नेक फाइट है, करीब 22-22.5% का रिटर्न उनका भी है। ओम मेहरा का रिटर्न नेगेटिव साइड पर करीब 7-7.5% के आसपास देखने को मिला। लेकिन अब देखते हैं कि हफ्ते की क्लोजिंग तक आते आते आखिरी तक कौन विजेता बनकर उभरता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आज नो योर कंपनी में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, वो है टैक्स हार्वेस्टिंग। आप लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ समझना बाकी है, बहुत कुछ देखना होगा। तो घाटे में भी जो मुनाफा होता है टैक्स हार्वेस्टिंग का, वो कैसे होगा, ये पूरी डिटेल्स एक ब्रेक के उस तरफ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि बढ़िया रफ्तार के साथ कामकाज कर रहे हैं दिन के ऊपरी स्तरों पर, और ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स बल्कि ब्रॉडर मार्केट्स भी अच्छी खरीदारी के साथ कर रहे हैं कामकाज। अगर आप निफ्टी पर नजर डालेंगे तो करीब 83 अंक ऊपर अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में खरीदारी है, स्मॉल कैप इंडेक्स में खरीदारी है, निफ्टी बैंक में खरीदारी है। निफ्टी बैंक 177 अंक ऊपर है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी, मिड कैप इनफैक्ट डे हाई पर आ गया है, 0.5% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली और स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अच्छी रफ्तार मार्केट से बनी है, कितनी कैरी करेगी, कितना ये अपमूव जारी रहेगा, इन सब पर हम बातचीत करेंगे, कुछ और स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। दिन की ऊंचाई पर बाजार, निफ्टी निचले स्तरों से 200 अंक सुधर कर 22,100 के करीब। निफ्टी बैंक में पुनः 200 अंकों की मजबूती। मिड कैप स्मॉल कैप में भी जोरदार खरीदारी। एक्सेंचर के कमजोर गाइडेंस के झटके से उभरने की कोशिश में आईटी सेक्टर, निचले स्तरों से 600 अंक सुधरा निफ्टी आईटी इंडेक्स, लेकिन अभी भी 2% नीचे। एचसीएल टेक, एम्फेसिस, परसिस्टेंट 3 से 4% तक टूटे। टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीटीएस जैसे दिग्गजों में भी बिकवाली। रियल्टी में अच्छी रौनक, इस हफ्ते करीब 5% उछला निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। एनसीआर में जमीन खरीदने से प्रेस्टीज 5% ऊपर। फार्मा शेयरों में भी तगड़ा एक्शन, लगातार दूसरे दिन उछला निफ्टी फार्मा इंडेक्स। सीएलएसए के अपग्रेड के बाद अंबर एंटरप्राइजेस 4% उछला। 4300 के टारगेट के साथ सीएलएसए ने की खरीदारी की सलाह, कहा हाल की गिरावट से वैल्यूएशन हुए आकर्षक। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अपनी अर्जी, अब 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। 10 दिन की रिमांड की मांग सकती है ईडी। कल रात हुई थी ईडी की गिरफ्तारी। तो भारतीय बाजारों के अंदर एक बढ़िया रफ्तार बनी हुई है। दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी निफ्टी और निफ्टी बैंक कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी हाल सुधरा है, पहले से एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन और बेटर साइड पे होते हुए दिखाई पड़ी है। करीब 21-22-112 के जोन्स पे भी निफ्टी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और जो मेजर बिकवाली है मार्केट्स के अंदर, उस बिकवाली मेजर जो खरीदारी है उसमें 1723 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं और 601 शेयरों के अंदर सो फार बिकवाली देखने को मिल रही है। और एडवांस डिक्लाइन स्थितियों में एडवांस थोड़ा सा और सुधरता हुआ दिखाई पड़ा है कंपेरेटिवली डिक्लाइन के। सो एक बेटर साइड पर नंबर एडवांस का जाता हुआ दिख रहा है और दिन के ऊपरी स्तरों पर इनफैक्ट एडवांसेस पहुंचे, तो ज्यादा बेटर सिचुएशन आपको दिखाई पड़ेगी। नीरज छेड़ा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए मार्केट्स पर। नीरज जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इंपैक्ट कर रहा है धीरे धीरे आपका लुक चेंज करना बाजार पर और वापस अब रफ्तार आ रही है, कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? Yes, गुड आफ्टरनून सुमित जी, थैंक यू। आई बिलीव बहुत बढ़िया एक रिवर्सल आया है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और एक 22,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था जो ब्रेक किया ऊपर में, और अब ओवरऑल इंट्राडे डेटा भी पॉजिटिव हो चला है। आई बिलीव 22,300 22,350 ये अगला पड़ाव है निफ्टी फ्यूचर के लिए। तो करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। 22,100 का फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाइए। 22,350 का आपका टारगेट बनेगा, एंड आई बिलीव ये टारगेट काफी जल्द आ सकता है लुकिंग एट द पेस ऑफ द अपमूव। तो डेफिनेटली बाय करके रखिएगा। बैंक निफ्टी में भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है ऊपर में बैंक निफ्टी ने। मेरे हिसाब से अब बैंक निफ्टी अच्छा सपोर्ट देगी। तो करंट लेवल से बैंक निफ्टी फ्यूचर भी आप खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि 47,400 ये आपका टारगेट बनेगा। प्रॉबेबली
प्रोबेबली इंट्राडे में ही ये लेवल तक आ सकती है बैंक निफ्टी, तो सेकेंड हाफ में काफी अच्छी तेजी हो सकती है। तो करंट लेवल से बाइंग करें, 46,700 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर में। 6700 का स्टॉप लेके आप फ्यूचर में लॉन्ग जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को लेकर आपको राय नीरज सर की तरफ से आई है। नीरज सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट पोजीशन भी है क्या? नहीं, ये मार्केट में अब शॉर्ट कवरिंग की बारी है, तो लॉन्ग रहना ज्यादा बेटर है। आई बिलीव भारत फोर्ज एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी सेलिंग आई है फ्रॉम 1300 ऑड लेवल्स, और काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है। आई बिलीव करंट लेवल से इसमें बाइंग बनाई जा सकती है। आप बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1105। ऊपर में 1180 तक के टारगेट इसमें दिख रहे हैं, प्रोबेबली 1 to 2 डेज में ये टारगेट आ सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो मिड कैप स्पेस में एक आईटीडी सीमेंटेशन करके स्टॉक है। बहुत ही बढ़िया चार्ट है ये स्टॉक का। वॉल्यूम्स आर सुपर्ब और हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते जा रहा है। अच्छा रिवर्सल दिया है स्टॉक ने 265 से, और अब यहाँ से जो अगला पड़ाव है स्टॉक का 350 तक का है। करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है ये स्टॉक में। 305 का इसमें स्टॉप लॉस रखना है, 350 का इसमें टारगेट रहेगा। 5 का स्टॉप और 350 के टारगेट्स के लिए आईटीडी सीमेंटेशन को आप खरीदारी के लिए चुन सकते हैं। और दूसरा नाम है भारत फोर्ज, करीब करीब 1180 के टारगेट्स के लिए आप इसे लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। और एक अच्छा जो एक स्टॉप लॉस रहेगा 1105 के आसपास का आप मेंटेन करेंगे, तो भारत फोर्ज दूसरा नाम रहेगा। आगे बढ़ते हुए मिड कैप कुछ स्टॉक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं जहां पर आज खरीदारी या बिकवाली है। तो पहले तो मिड कैप के इंडेक्स के ऊपर नजर डालिए। मिड कैप इंडेक्स एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। डे हाई के आसपास मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी बना हुआ है, और ये तेजी थोड़ी और बढ़ी है पिछले आधे एक घंटे के दौरान, तो अप मूव आया है। आज टॉप गियर में ऑटो इंसलरी है, तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा शांति गियर, मुंजाल शोवा, राणे ब्रेक्स, इसके अलावा ओमैक्स ऑटो। ये कुछ ऐसे नाम है जो कि बढ़िया 2.5 से लेकर 7% की तेजी दिखा रहे हैं। रियल स्टेट स्पेस में खरीदारी है तो पूर्वांकरा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज और साथ साथ इंडिया बुल्स रियल स्टेट, ये सब वो नाम है जहां पर आज तेजी है। 4 से लेकर 6% तक का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी रफ्तार में कामकाज कर रहा है। फार्मा के अंदर एक जोरदार तेजी है, तो लॉरस लैब हुआ, न्यूलैंड लैब हुआ जहां पर नई खरीदारी बन रही, स्टार्ट शासन हुआ, या फिर सुवेन फार्मा हुआ जहां पर भी खरीदारी है। 2.5 से लेकर 4% तक का उछाल है। केमिकल स्पेस में खरीदारी तो गोवा कार्बन वापस रफ्तार में आया, सर्किट की तरफ जा रहा है। 700 इनफैक्ट 750 के आसपास है, 4-5% ऊपर है। बालाजी अमाइन 2,500 रुपये के ऊपर और करीब 4% की तेजी यहाँ है। सिरुमलाई केमिकल, अल्काइल अमाइन, यहाँ पर भी नई खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। थोड़ी बिकवाली आज आईटी में है, वो एक्सेंचर का इम्पैक्ट, तो परसिस्टेंट 2.5% नीचे, कोफोर्स 2% नीचे, एम्फेसिस 2% नीचे, एलएनटी टेक करीब करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। थोड़ा प्रेशर है। ऑल कार्गो, कार्बोरंडम, वोडाफोन आइडिया और शोभा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मिड कैप के टॉप गेनर्स में शुमार हैं जहाँ पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ओवरऑल आज एक अच्छा दिन अदरवाइज। और जो मिड कैप में बिकवाली है उसमें आ गया टाटा इन्वेस्टमेंट लगातार लोअर सर्किट पर, जीएसके फार्मा, एनएमडीसी और वोल्टास, कुछ ऐसे नाम जहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। नीरव सर, 2-3 नाम मिड कैप में, तो कमिंस एक बाइंग आई है, डे हाई के आसपास आ गया है, इसमें क्या करें? दूसरा शोभा लिमिटेड रियल स्टेट में अच्छी बाइंग भी है, सो इन दोनों में क्या करना चाहिए? या तो देखिए, कमिंस इंडिया तो लगातार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते जा रहा है। इसका एक्चुअली एक चीज है कि एक हाई बनाता है, उसके बाद कंसोलिडेशन देता है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वापस करता है। तो आज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है कमिंस इंडिया में, और वो ब्रेकआउट आया है 2850 के ऊपर। आई बिलीव अब जो अगला लेवल है इसमें 3080, 3100 तक के लेवल आ सकते हैं, तो वो टारगेट के साथ में आप होल्ड कर सकते हैं आपकी पोजीशन। नीचे में 2850 का स्टॉप लॉस लगाइए। शोभा में भी एक बहुत बढ़िया राउंडिंग फॉर्मेशन ब्रेकआउट आया था, करीब करीब 1050 के आसपास। वहां से स्टॉक बहुत बढ़िया ऊपर गया, मगर पिछले 2-3 दिनों में जैसे कि सब स्टॉक में सेलिंग आई है, इसमें भी आई थी। आज इसने 50 डे मूविंग एवरेज वापस ऊपर में ब्रेक किया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। आई बिलीव यहां से वापस ये स्टॉक जो ऑल टाइम हाइज है, या फिर जो 52 वीक हाइज है 1630 के पास में, वहां तक आ सकता है, तो वो टारगेट से आप खरीद सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा इसमें अराउंड 1380 का रहेगा। तो शोभा और कमिंस दोनों डे हाई के आसपास सोफार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक और स्टॉक है जो डे हाई पर नहीं है बल्कि लाइफ हाई पर कामकाज कर रहा है, वो है मारुति का स्टॉक। एक बार फिर से अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, 12,300 के पार अब मारुति का स्टॉक कामकाज कर रहा है और एक जोरदार तेजी देखने को मिली है। मार्केट कैप करीब करीब 3 लाख
80,000 करोड़ रुपए के आसपास अब मारुति की पहुंच गई है। तो एक बढ़िया रफ्तार मारुति 3,80,000 करोड़ रुपए के पास मार्केट कैप पहुंचते हुए देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी तो मारुति ऑलरेडी है, लेकिन अब देश की 15वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर भी शुमार होता हुआ आपको मारुति दिखाई पड़ेगा। तो एक बढ़िया तेजी मारुति के स्टॉक में है। 2023 आईपीओ आया था 2003 में, तो पिछले 2003 से आईपीओ 2024 यानी करीब करीब आईपीओ को भी 20-21 साल हो चुके हैं। 125 रुपए पर शेयर के आसपास का इसका इशू प्राइस था और वहां से लेके आज आप शेयर को देखिए 164 रुपए पे ये शेयर लिस्ट हुआ था। अगर आपको नहीं पता 2003 के आसपास जब इसका आईपीओ आया था तो 164 पे लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग के समय पर इसकी मार्केट कैप थी 3600 करोड़। आज इसकी मार्केट कैप करीब करीब 4 लाख करोड़ पहुंचने वाली है। लिस्टिंग के बाद से लेके अब तक CAGR जो है स्टॉक की करीब 24.3% के आसपास की मेंटेन है। तो 24% की CAGR से ये स्टॉक चला है। कुछ और माइलस्टोन आपके सामने है। सितंबर 2007 में मारुति का स्टॉक 1000 पहुंचा था पहली बार। अप्रैल 2014 में 2000, सितंबर 2014 में 3000, जून 2015 में 4000, इसके अलावा अगस्त तक आते आते कहीं 5000 का नंबर इसने अचीव किया और उसके बाद 6000 का नंबर भी अचीव होता दिखाई पड़ा। 2017 में पहुंचा 7000, 2017 में ही 8000, 2017 में ही 9000, फिर 2023 तक आते आते पहुंचा 10,000 और अब 11 और 12,000 का जो नंबर है वो 2024 में अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो मारुति का एक लगातार जर्नी जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपने देखी। नीरव सर, मारुति 12,300 नए रिकॉर्ड स्तरों पर कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? देखिए, जो आपने कहा तो मैं भी एक चीज उसमें ऐड कर लेता हूँ। 6 साल लगे ये स्टॉक को 10,000 का लेवल वापस रीटेस्ट करने को। उसने 2018 में 10,000 के आसपास टेस्ट किए थे लेवल। वहां से 6 साल बाद 2023 दिसंबर के पास में 10,000 के ऊपर गया। थोड़ा टाइम गया, फिर रीटेस्ट किया ये ब्रेकआउट और उसके बाद अब छलांग मारी है। बहुत ही बढ़िया चार्ट है ये स्टॉक का। ऑल्सो काफी सारे शॉर्ट कवरिंग दिखी है पिछले 3-4 महीनों में, अभी लॉन्ग्स बिल्टअप हो रहे हैं। सो डेफिनेटली ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है क्योंकि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है और करंट लेवल से आई थिंक इट इज फेयर टू से 13,200 13,250 इज नॉट वेरी फार फॉर दिस स्टॉक और वो लेवल्स तक ये जरूर पहुंच सकता है। तो करंट लेवल से आप बाय करें। नीचे में डिप्स मिलता है, डिप्स में भी बाय करें। 12,000 का इसमें एक स्टॉप लॉस बनेगा। तो 12,000 का स्टॉप लेके आप मारुति पे लॉन्ग जा सकते हैं। एक जोरदार तेजी आज ऑटो में है और उसमें भी मारुति पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा। नए रिकॉर्ड स्तरों पर मारुति का स्टॉक पहुंच गया है। लेकिन आज जो मारुति के अलावा दूसरा खेमा है जहां पर आज काफी प्रेशर है वो है IT और IT सेक्टर ने आज पूरे बाजार पे दबाव बना रखा है। हालांकि वो दबाव को मार्केट ने सुपरसीड कर लिया, लेकिन इस दबाव की वजह क्या है, क्या हुआ ऐसा कि IT पूरा आज प्रेशर में आ गया, इस पर हम हर्षदा से बातचीत कर रहे थे। हर्षदा, एक्सेंचर के नंबर्स तो ठीक ठाक थे लेकिन गाइडेंस का खेल बड़ा बिगड़ा और नंबर से ठीक पहले, IT के नंबर से ठीक पहले ये एक्सेंचर के नंबर्स का रिएक्शन। सो कैसे रीड करें इसे हम? तो जैसे आपने कहा कि एक्सेंचर के नंबर्स जो सेकंड क्वार्टर के आए हैं, एक फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लार्जली अगर आप ध्यान दें तो रेवेन्यू में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं देखा गया, मार्जिन्स में कुछ खास बदलाव नहीं, लेकिन कंपनी ने आगे के लिए जो इंडिकेशन दिया है, जो गाइडेंस दिया है, उससे पूरा मामला बिगड़ता हुआ। ध्यान रखिएगा, इनकी जो क्लोजिंग होती है वो अगस्त में होती है। उस लिहाज से उन्होंने FY24 के लिए अपना पूरा जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है उसे घटाया है। 2.5% था पहले, इसे घटाकर 1.3% पर लेकर आए हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कंपनी कह रही है कि क्लाइंट्स की तरफ से जो बजट स्पेंड्स है वो खासे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और खासतौर से छोटे प्रोजेक्ट्स में क्लाइंट ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, जो पिछले कुछ महीनों में एकदम विपरीत था। कंपनी के मैनेजमेंट ने मेंशन जरूर किया, बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल जरूर हुए हैं लेकिन वो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में दिक्कत है। साथ ही साथ सेकेंड क्वार्टर में जो न्यू बुकिंग है उसमें करीब 2% तक की गिरावट देखने को मिली है और ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले रेवेन्यू में थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दे रहा है। खास तौर से दबाव कम्युनिकेशंस, मीडिया, हाईटेक जैसे सेगमेंट्स में है और ये वो पेन पॉइंट बाकी भारतीय IT कंपनियों के लिए भी रहे हैं। वहां पर डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंडिकेशन यही है कि इस साल यानी कि इस कैलेंडर ईयर बजट्स में दबाव कायम रहेगा और यहां पर बजट्स इंप्रूव होने के आसार नहीं, यानी कि क्लाइंट्स
शायद ही ज्यादा पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। कंसल्टिंग सेगमेंट ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ग्रोथ सपाट रही है, उस पर आपके ध्यान होने चाहिए। मैनेज सर्विसेज और आईटी में वो कह रहे हैं सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, और उस लिहाज से देखना होगा कि क्लाइंट्स यहां पर कुछ अपनी सिचुएशन को बेहतर करते हैं या नहीं। कुल मिलाकर कॉन्फिडेंस इन नंबर्स में नहीं देखने को मिला है। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट आई है कि जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल अब ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स करना चाहते हैं, तो वहां पर बिजनेस ग्रो हो रहा है। लेकिन जो बेसिक ब्रेड बटर बिजनेस है कंसल्टिंग का, वहां पर दबाव देखने को मिला है, उस लिहाज से प्रेशर है। अब डर यही है कुछ एनालिस्ट का कि ये जो एक्सेंचर के नंबर्स हैं, ऐसी ही स्थिति आगे भी देखने को मिल सकती है जब बाकी भारतीय आईटी कंपनियां अपने नंबर्स पोस्ट करेंगी। सीएलएसए ने स्पेसिफिकली कहा है कि जो H2 में रिकवरी की उम्मीद थी वो होने के आसार बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही आईटी कंपनियां इस बुरे दौर से उभर कर निकलेंगी, वैसे आसार बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। तो जल्द उभरने की जो बातचीत थी वो थोड़े हद तक अब कम होते हुए दिख रही है। शायद इसीलिए बाजार ने बहुत स्टीपली रिएक्ट किया था फर्स्ट हाफ में, लेकिन हाँ, क्योंकि एक बड़ी सेलिंग थी तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में ले आया। मार्केटिंग अभी प्रेशर में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नीरव, आईटी में से कोई नाम, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी गैप डाउन शुरुआत थी, तो शायद शॉर्ट तो ना हो, 3 दिन की छुट्टी आ गई तो कोई शायद शॉर्ट लेके ना जाए, लेकिन कम बैक की उम्मीद किसी में है क्या आपको? यस तो देखिए आईटी में बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली डेटा है। अगर आप पिछले 2-3 महीनों का डेटा देखें तो काफी सारे शॉर्ट्स करते हुए दिखे थे, और ऐसा लग रहा था कि आईटी चलना चाहिए। टीसीएस वेंट अबव ऑल टाइम हाइज, मगर वहां से पिछले 2-3 हफ्तों में अब वापस थोड़े शॉर्ट्स वापस सिस्टम में आ रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव है इन द नियर टर्म। और ऐसा लगता है कि प्रॉबेबली अगले 2-3 दिन, प्रॉबेबली अगला हफ्ता कंसोलिडेशन में जाएगा आईटी में। मगर अगर एक स्टॉक पिक करना है फ्रॉम द आईटी पैक, आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से टीसीएस लेना चाहिए, क्योंकि टीसीएस ने अपना ऑल टाइम हाइज ब्रेक किया था, वो रीटेस्ट किया है अभी। उससे शायद कुछ दिन लगेंगे, यही लेवल्स पे नीचे में अराउंड 3850 3800 अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर में अराउंड 4000 एक रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस 4000 का ब्रेक करता है, उसके बाद इसमें अच्छी खासी बाइंग वापस आ सकती है, और ज्यादा जल्दी आ सकती है बाकी सारे स्टॉक्स के प्रमाण। तो टीसीएस खरीदिए इन दिस डिप, एंड स्टॉप लॉस 3800 का रखिएगा। ऊपर में मेरे हिसाब से अबाव 4000, ये 4400 से 4500 तक जाने की क्षमता रखता है। तो टीसीएस में आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब करीब अगर कोई भी डिप मिलता है तो 3800-3850 के आसपास स्टॉप लीजिएगा और लॉन्ग साइड पे जाइएगा, और वापस 4000 प्लस के जोन से दिखा सकता है। आगे हम कुछ और स्टॉक्स भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली है। अब 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हो सकती है। खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद भी हैं। असीम, पिछले 24 घंटे में, इनफैक्ट रादर ये कह लीजिए कि जो घटनाक्रम एक के बाद एक बदल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिल्ली की राजनीति में बदलाव हो रहा है। आप क्या डिटेल्स ले पाए अब तक? जी सुमित, सही कहा, बहुत ज़्यादा तेजी से जो घटनाक्रम है वो यहाँ दिल्ली में बदल रहा है। देर रात को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। सुबह से इसको लेकर के काफ़ी गहमागहमी थी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सबसे पहले इसको सीजीआई के कोर्ट के अंदर मेंशन किया गया, वहाँ पर उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि आप दूसरी बेंच के पास जाइए। दूसरी बेंच के पास वो जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम 2 बजे के बाद इसकी सुनवाई करेंगे। 2 बजे जब इसकी सुनवाई होनी तो ठीक उससे पहले वहाँ पर से एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया गया। यहाँ पर जो तर्क दिया गया, उनका ये कहना था कि अभी 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में रिमांड के ऊपर सुनवाई होने वाली है, तब उसके ऊपर वहां पर इसको सुनवाई के बाद ही हम इसको हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच करेंगे और उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया जाएगा। तो अब 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट के अंदर इस मामले की पूरी सुनवाई होगी। वहां पर अरविंद केजरीवाल को ईडी पेश करेगा और यहाँ पर उनसे 10 दिन का रिमांड लेने की कोशिश वहां पर मांग की जाएगी, और उस वक्त यहाँ पर केजरीवाल की तरफ से वकील यहाँ पर जिरह करेंगे। तो देखना होगा जो पीएमएलए कोर्ट है कितने दिन का केजरीवाल के लिए रिमांड देता है। जी, तो ये तमाम डिटेल इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, जो बदलते हुए दिखाई पड़ रही हैं। 2-2:30 बजे के आसपास एक इंपॉर्टेंट अपडेट और आएगा, तो असीम आपसे हम और भी आगे इस पर डिटेल लेते रहेंगे समय समय पर। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और शेयरों पर भी हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ खिलाड़ी अपडेट उस पर बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ।